बताओ, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? दिखाई दे रहा है स्क्रीन अभी? यस सर। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड हाँ होना सर। चाहिए, और साइक्लिक का मतलब है कि रिंग, कोई रिंग होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे होमोजेनस हो हेट्रोजेनस हो, बट रिंग होनी चाहिए। उसके बाद है कि प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है कंप्लीटली कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस, कि रेजोनेंस होनी चाहिए, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर ऐसा नहीं है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है। एक जो रूल इन दोनों को अलग बनाता है, हक्कल रूल। हक्कल रूल ये बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां पे n की वैल्यू 0 से लेकर कितने भी हो सकती है। बट अगर हम बात करें एंटी एरोमेटिक की, उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है दोनों। अगर हम बात करें हक्कल रूल की, तो 4n+2 है, मतलब दो और एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे वैल्यू n की 1 से शुरू होगी, मतलब जीरो तो नहीं हो सकता ना। जीरो हो गया तो फिर तो वो एरोमेटिक ही नहीं होगा, कॉन्जुगेशन ही नहीं हो सकती, तो फिर वो चीजें काम नहीं करेंगी, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो एरोमेटिक नहीं है, ना तो वो एंटी एरोमेटिक है, ना ही वो एरोमेटिक है। लॉजिकल है ये तो। एरोमेटिक तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नॉन एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिक नहीं है। बट एक और इम्पोर्टेंट है कि एंटी एरोमेटिक भी नहीं है वो। क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सारी चीजें सेम होती है, एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। ठीक है। वो हम इस डायग्राम जो आगे दिया हुआ है इससे समझेंगे। जैसे इसमें एक रिंग है, तो साइक्लिक नेचर तो है। प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना, अगर कार्बोकैटायन है वो भी sp2 होता है। साइक्लिक रेजोनेंस है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ये आगे sp2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस हो रही है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, तो पाई के इलेक्ट्रॉन होंगे दो। तो हक्कल रूल अप्लाई करो, 4n+2। n की वैल्यू अगर जीरो रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये एरोमेटिक होगा। ठीक है। दूसरे वाले में देखें, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इसके भी माने जाएंगे नेगेटिव के, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। और सब कुछ सेम है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके भी पाई इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज भी कंसिडर नहीं होते। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तीनों में से किसी को? नहीं नो सर। ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। अगर हम देखें इस केस में, तो पॉजिटिव वाले के तो पाई इलेक्ट्रॉन माने नहीं जाते, तो दो डबल बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर यहीं पे तुम नेगेटिव चार्ज कर दोगे, तो टोटल 4 तो डबल बॉन्ड वाले और एक नेगेटिव वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एरोमेटिक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। बेंजीन रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी एरोमेटिक है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक है। अगर नेक्स्ट वाली रिंग देखेंगे, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, और क्योंकि ये तो sp3 और sp3 है ना, तो ये प्लेनर ही नहीं है। ये प्लेनर ही नहीं है, और रेजोनेंस भी नहीं है। रेजोनेंस होने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तो ना तो प्लेनर है, ना साइक्लिक रेजोनेंस है, तो ना ये एरोमेटिक होंगे और ना ही एंटी एरोमेटिक होंगे, तो ये नॉन एरोमेटिक। समझ गए? यहाँ पे देखो, पॉजिटिव है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक देखो, रिंग है तो साइक्लिक तो है ही पहले,
प्लेनर और उसमें देखा करो बस तुम कि रेजोनेंस बन रही है कि नहीं, और सारे sp2 है कि नहीं। अगर इसमें देखें तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे sp2 होगा तो प्लेनर तो होगा। रेजोनेंस भी है क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, और सिर्फ एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, इसलिए ये एरोमेटिक। सेम काम यहाँ पे है कि सल्फर के भी दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, इसलिए एरोमेटिक है। ऐसे यहाँ पे देखो, इसमें भी नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, इसलिए ये भी एरोमेटिक है। बट अगर यहाँ पे देखेंगे, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मेक सेंस? समझ गए? ये जो नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन है ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन वैसे ही 6 है, तो दिक्कत ही नहीं है इसकी हमें। इसके देखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2, तो ये भी हो जाएंगे। कैसे? दो रिंग है, n की वैल्यू 2 है, तो 4 2 8 + 2, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 रिंग है, n की वैल्यू होगी 3, और 7, क्या बोलते हैं, 4 3 कितना, 12 + 2 14, 4n+2, n की वैल्यू है 3, 4 3 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक है। इसमें देखें, इसमें जो नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, इनको जरूरत ही नहीं है पार्टिसिपेट करने की, वैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक होगा। ये हो ही सकता, क्यों नहीं हो सकता? जो ये कार्बन है ना वो सिंगल बॉन्ड वाला है, तो sp3 है, तो प्लेनर तो हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसे सिचुएशन होगी तो इसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में गैप आ गया, दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ गए। रेजोनेंस होने के लिए होता है एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ठीक, तो दोनों ही चीजें नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। लास्ट वाले में अगर तुम देखोगे, दो रिंग है, दोनों में 6 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेपरेटली एरोमेटिक है, इंडिविजुअली। ये इंडिविजुअली एरोमेटिक है और सारी चीजें काम कर रही है इसमें, और कुछ नहीं। कोई डाउट बताओ इसमें? कोई भी एग्जांपल समझ में नहीं आया हो? बताओ, 16 में से कोई डाउट हो तुम्हें? नो सर। नहीं सर। पता क्या? तो बताओ फिर इनमें नॉन एरोमेटिक कौन है? क्या ये है फर्स्ट वाला एरोमेटिक? बेंजीन तो होगा ही, यस। है ना? यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 डबल बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 5, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से इसके भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये और ये दोनों कार्बन ही sp3 है, तो ये तो ना तो प्लेनर है, ना इसमें कॉन्जुगेशन होगी, और दोनों ही नहीं होंगे तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो ये हो ही नहीं सकते, तो नॉन एरोमेटिक। बताओ कोई डाउट? क्योंकि ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं पैटर्न। गॉट इट? इनमें से बताओ कौन सा एरोमेटिक है? पहले वाला है एनिलीन, तो बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, तो होगा ही। ये हमारे क्वेश्चन में ही लास्ट था, बाईफिनाइल का होता ही। सी और डी में से बता दो बस मुझे। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ही होंगे, है। दोनों ही है, तो सारे के सारे क्या एरोमेटिक है? यस। कैसे पता करें? पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, प्लेनरिटी देखो,
sp2 होने चाहिए सारे, कॉन्जुगेशन होने चाहिए, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, ऐसा काम होना चाहिए। इनमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक है? यहाँ पे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी इंक्लूड होगा। ये तो एरोमेटिक है, ये ऊपर वाले में भी देख लिया हमने। ये बताओ, क्या ऑप्शन ये और ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है? ये नॉन एरोमेटिक है? यस और नो? यस सर। क्योंकि इसमें प्लेनर रूल फॉलो नहीं हो रहा। प्लेनर रूल का मतलब ये होता है कि सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है एंटी एरोमेटिक। एंटी आंसर एरोमेटिक का 3। मतलब पता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला वाला तो हम देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एरोमेटिक है। दूसरे वाले में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव वाले में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं। तीसरे वाले के ये लोन पेयर दिखाया नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर फोर्थ वाले में देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो क्या बोलते हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें से हमसे पूछा है कि एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा। क्या ये एंटी एरोमेटिक है? हाँ। तो उसमें कॉन्जुगेशन तो होता है ना। हाँ, कॉन्जुगेशन होता है। फोर्थ वाले में कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सारे ही इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए। ठीक, लास्ट बताओ, आंसर कौन 4। सा एरोमेटिक? आंसर 2 होगा ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पोलैरिटी रूल फॉलो होता है और कॉन्जुगेशन होती है। ठीक, और कॉन्जुगेशन होती है। डाउट हो तो जरूर पूछना। नॉन एरोमेटिक कौन सा है? बेंजीन तो एरोमेटिक होता है। साइक्लो पेंटाडाई डाई इनाइल एनायन, देखो 5 कार्बन है, साइक्लो पेंटा, 2 डबल बॉन्ड है और एक एनायन है, और फोर्थ है साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कैटायन। अब मुझे बताओ, इनमें से किसमें बेंजीन रिंग वाली नेचर होगी, एरोमेटिक होगा? N1। यहाँ पे तुम देखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस दोनों ही केस में क्या हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिक इनमें से नॉट एरोमेटिक? नॉट एरोमेटिक बेंजीन तो एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक है। प्रोपाइलम कैटायन, प्रोपोलोन देखा तुमने एनसीईआरटी में, हमने पढ़ा था। यस सर। क्या वो यही होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक ये ऑल्टरनेट, ये कॉर्नर, ये हमारे सिलेबस में दिया है ना, ट्रोपोलोन कैटायन। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 3 टू द 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक रिंग है, कॉन्जुगेशन भी होगी। तो बताओ क्या एरोमेटिक है कि नहीं?
बिल्कुल एरोमेटिक होगा, तो बचा कौन सा? फोर्थ वाला, एरोमेटिक। क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, फोर्थ वाला। 4 पाई होते हैं तो एंटी एरोमेटिक होता है, और 4n+2 होते हैं तो वो होता है, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। Any doubt? This is the easier version. Plus M and minus M. Plus M means electron donating group. Electron donating group. And minus M means electron withdrawing group. If you have electron donating group, then there should be either lone pair or negative charge. See here, everywhere you have lone pair. That's why all these are electron donating group. Electron withdrawing group means the main atom. Example here, main atom is carbon, 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 nitrogen, carbon, 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 sulfur. And next to this should be more electronegative elements. Example here, oxygen, 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 nitrogen, oxygen, nitrogen, oxygen. So most of time sulfur, sorry, I'm saying sulfur, fluorine, oxygen, and nitrogen are 3 most electronegative elements. Phone. Fluorine, oxygen, and nitrogen are most electronegative elements. Most electronegative element. And out of these 3, no doubt fluorine is the most electronegative. Okay, that's all. This is the criteria of electron donating and electron withdrawing group. Any doubt? And the resonance is done. Was resonance easy to understand? Yes. Okay. हाँ So, hyperconjugation effect, very popular, very important for your NEET exam, and definitely you'll get one question from this topic. So अब तक हमने क्या पढ़ा? इंडक्टिव इफेक्ट, जहां पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। दूसरा हमने पढ़ा रेजोनेंस इफेक्ट, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे थे, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा था। थर्ड है हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जहां पे सिग्मा बॉन्ड कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर टुवर्ड द, अब उसमें साथ में कुछ और भी अटैच हो सकता है या तो वहां पे पाई बॉन्ड हो, या फ्री रेडिकल हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड खत्म हो जाता है। या बेकर और नेथन ने ये इफेक्ट दिया था, तो बेकर नेथन इफेक्ट। ठीक है, याद रखना तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं ये लिख देता हूँ। अगर बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है सिग्मा बॉन्ड की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे है रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई। और तीसरा है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफरेंस है तीनों में। कई बार तो डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ सकता है। अब हुआ कैसे यहाँ पे? पहले तो दो कंडीशन है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए अल्फा, और अल्फा हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए वहां पे।
क्योंकि ये दो क्राइटेरिया अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। कैसे पता करें? जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन। अब होगा क्या? जब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनकर यहाँ पे बॉन्ड ही खत्म हो गया, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस जैसा दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड एकदम ही खत्म हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, पाई बॉन्ड ट्रांसफर होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है। ये डिफरेंस है रेजोनेंस और इसमें। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है और वो तीनों ही हो सकते हैं, तीनों ही पॉसिबिलिटी, 3 हाइड्रोजन है, तीनों ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और स्टेबिलिटी भी इस बात पर डिपेंड करेगी कितने हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे और वो डिसाइड करेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही अल्फा कार्बन है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और यहाँ पे एक ही अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और जैसे मैंने बोला, ये पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है वो ये डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन इफेक्ट कितना अच्छा है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो पहले वाले में सबसे ज्यादा है तो इसके उससे वही आंसर। फ्री रेडिकल का सेम हिसाब है, कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम डिट्टो, सब कुछ सेम। यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और अल्फा रेडिकल ये फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया। अब ये फ्री रेडिकल ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। सेम ही सिचुएशन थी जैसे कार्बोकटायन की थी और हाइड्रोजन वहां पे मूव हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल है। तो सिचुएशन भी सेम है कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। कोई डाउट? तो कार्बोकटायन में और फ्री रेडिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम। जैसे यहाँ पे देखो, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अनीता? अनविता, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो first फर्स्ट वन। क्यों? यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और हमने बोला चाहे तुम कार्बोकैटायन लो पहले वाले की तरह या फ्री रेडिकल लो, दोनों का काम डिट्टो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है? अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, बस, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। एल्कीन सेम हिसाब है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नहीं लिया, तुमने फ्री रेडिकल नहीं लिया, एल्कीन ले लो तब भी बात तो सेम ही है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये पूरा पूरा है एल्कीन एक साथ। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन है ना, तो सेम सिचुएशन होगा। तो इसमें ये बोल है कि जो तुम देखोगे ना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में, वहां पे सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ही मूव करते हैं, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ही मूव करते हैं, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ही मूव करते हैं। कोई डाउट? No. कलम बस ऐसा ही है। अगर इसमें देखें, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मूव करने के बाद रेजोनेंस जैसा काम भी तो रहना चाहिए, कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, प्लस एच इफेक्ट, मतलब
पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अगर तुम देखोगे यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो रहा है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। तो इससे हाइपर कंजुगेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग के ऊपर यहाँ पे चेंज हो रही है, देखो जैसे, अरे ये चलो कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चेंज होती है, जिसकी वजह से ये जो इम्पैक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखेगा जैसा रेजोनेंस में होता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं करता। इसका मतलब क्या है, अगर तुम ले रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे, तो थर्ड फोर्थ कार्बन के बाद तुम्हें फील ही नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। दूसरी बात, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट चेंज हो रहा है, टेम्परेरी नहीं। ये स्ट्रॉन्ग है इंडक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि वो तो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है, ये तो परमानेंट रहता है। लेकिन रेजोनेंस से कम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रेजोनेंस तो बेस्ट है, उससे बेस्ट तो कुछ नहीं। कोई डाउट? और एक आखिरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट में अगर देखो, जो चीज हैवी है उसका ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन में हमें हाइड्रोजन ही चाहिए, हाइड्रोजन ही मूव करवाना है, ड्यूटीरियम या ट्रीटियम नहीं है। याद रखना, डी और टी यहाँ पे क्या है, डी है ड्यूटीरियम और टी है ट्रीटियम। क्या होते हैं ये, हाइड्रोजन के ही आइसोटोप होते हैं। जैसे इसका मास है 1 3, इसका है 1 2। गॉट इट? तो हाइड्रोजन के लिए ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इंडक्टिव इफेक्ट मास पे डिपेंड करता है, जितना हैवी होगा उतना ज्यादा होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ट्रीटियम में ज्यादा होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मास ज्यादा हो रहा है, तो पास पास में आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा हैवी होने की वजह से। कोई डाउट? तो अगर मैं इसकी समरी नो बनाऊं कि कोई, अच्छा यहाँ पे बना देते हैं। कोई बोले कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शॉर्ट में बता दीजिए सर, होता क्या है बस एक। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है कि कोई भी कंपाउंड होगा, उसमें हमारे पास होना चाहिए अल्फा कार्बन sp3 वाला, और उसके पास जो भी हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जब ये बॉन्ड ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पे तुम देखोगे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या बेकर नेथन इफेक्ट, क्योंकि किसने दिया था ये, साइंटिस्टों ने, बेकर और नेथन ने दिया था। ठीक है, इसी का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कॉन्जुगेशन ही है एक टाइप की ये, बस थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस का मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ही मूव करते हैं, मूवमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट, पहली बात। ठीक है, इसमें जो स्टेबिलिटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। यही चीज तुम फ्री रेडिकल के लिए भी ले सकते हो, और यही चीज तुम एल्कीन के लिए भी ले सकते हो, तो एक ही बात है। चाहे तुम कार्बोकेटाइल ले लो, चाहे फ्री रेडिकल ले लो, और चाहे तुम एल्कीन ले लो, तीनों में सेम ही काम करेगा। ये इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ज्यादा होता है इंडक्टिव से, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि परमानेंट इफेक्ट है। लेकिन ये रेजोनेंस से कम होता है, ये रेजोनेंस से कम होता है। Got it? बस यही थी समरी से टॉपिक। बताओ कोई डाउट हो तो। नहीं। ये बताओ।
सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट किसमें होगा? सेकंड वाला। तो आंसर क्या सेकंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। सेकंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन 6 है। सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे ज्यादा सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद फोर्थ वाला, और लास्ट में थर्ड वाला। ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता? तो फर्स्ट वाला। लास्ट वाला। लास्ट वाला, क्योंकि इसमें जो ये कार्बन है ना, उस कार्बन पे तीनों आगे कार्बन लगे, इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, इसमें इस कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन लगे हैं। लेकिन लास्ट वाले में कार्बन जो डायरेक्ट कार्बन हमसे बात कर रहे हैं ना जिसकी, उसके बाद कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। तो इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें जीरो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि सारे कार्बन जुड़ गए हाइड्रोजन की जगह। कोई डाउट? ये बता दो। नो। आंसर होगा फोर्थ। कैसे पता चला? ये तो डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। हमने तो बोला है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के लिए दो ही पार्ट चीजें हैं। पहले तो देखो कार्बन sp3 होना चाहिए, और दूसरा हमने बोला अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। वही क्राइटेरिया है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है ये, लेकिन इस पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन के ऊपर, तो इसमें भी जीरो है। इसमें अगर देखें तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। नेगेटिव को नहीं माना जाता, या तो पॉजिटिव को मानते हैं, या फ्री रेडिकल को मानते हैं, या फिर हम मानते हैं एल्कीन को। याद रखना, बस इन तीनों को ही मानते हैं, नेगेटिव को मानते ही नहीं। इसमें देखो, जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उससे नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। डाउट? तो तीन यही है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी होगा। इनमें से कौन सा कैटायन मोस्ट स्टेबल है? तो तुम्हें देखना है सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, वही ज्यादा लास्ट स्टेबल है। ऑप्शन। इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और इसमें 5 है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? सॉरी, फोर्थ का आंसर फोर्थ। तो 6 सबसे ज्यादा, फिर 5, फिर 3, फिर 2। इसका मतलब 4 2 3। देखो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते। सबसे ज्यादा 4 का, फिर सेकंड ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन, एंड फिर फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे लिखने हैं तुम्हें हर क्वेश्चन में। लास्ट वाले का बताओ।
3 मिनिमम स्टेबल, तो मिनिमम हाइपर कंजुगेशन देखिए। नहीं सर, सॉरी, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। नहीं सर, फर्स्ट वाला भी नहीं। अनुमिता बरिंदर। सर सेकंड वाला। आंसर सेकंड वाला ही होगा। कैसे? जो फ्री रेडिकल होता है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन देखते हैं, वही अल्फा है। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, जो ये फ्री रेडिकल है, इससे नेक्स्ट कार्बन वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, बस एक अल्फा। यहाँ पे 4 अल्फा। तीसरे वाले में ये देखो, ये कार्बन है तो 3 अल्फा, तो ये 2 अल्फा यहाँ पे होंगे, 2 अल्फा यहाँ पे होंगे, तो टोटल होंगे 7। और लास्ट इसका एक हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ा होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ मैक्सिमम किसमें? 3 में। सेकंड मैक्सिमम 1, थर्ड मैक्सिमम 4th, और लास्ट बताओ, कोई डाउट? एल्कीन की नो। स्टेबिलिटी एकदम ऐसी ही होती है, एल्कीन की स्टेबिलिटी एकदम ऐसी ही होती है जैसे क्या बोलते हैं, हमने अभी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ा है कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए। अब उसको तुम्हें एल्कीन के बाद में देखना है, जैसे ये एल्कीन है, एल्कीन के बाद के जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे होगा ही नहीं। मेक सेंस? कोई डाउट? हाँ इसमें अगर हम देखें दूसरे वाले में, तो ये आइसोब्यूटाइल है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना? तो अगर इधर देखें तो यहाँ पे 3 4 जा 12 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 9। तो पहले और दूसरे में से तो पहले वाला ज्यादा ही होगा, क्योंकि 12 है। दूसरे केस में तुम सोच रहे हो कि सर ये कैसे हुआ, कि मतलब तीनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है, और आप बोल रहे हो कि पहले वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है ना? तो इसमें तुम्हें पता है कि ट्रांस हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, ये तो तुम्हें आइडिया है ही, शायद इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस सर। सिस और ट्रांस के बाद बात करें तो हम बात करें आइसोब्यूटाइलिन की, कि सेम साइड में ये भी टाइटली पैक्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। सिस और ट्रांस में से ट्रांस हमेशा टाइटली पैक्ड होता है, और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो कितनी ज्यादा सिमेट्री है। मेक सेंस? कितनी ज्यादा सिमेट्री है। ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन देखा था, ये देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा थर्ड वाले का। सर, आप 1 मिनट रुकोगे? बस क्लास खत्म होने वाली है, ये लास्ट, जरूर 1 मिनट ओके। रुक जाए। बताओ क्या इसका आंसर फर्स्ट होगा? सेम ही तो क्वेश्चन है। हाँ वरिंदर तुम हो यहाँ पे या चली गई? वरिंदर? सेकंड वाले का आंसर बताओ तब तक। एजुलेंस।
देखो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रही है। पहले वाला या डबल बॉन्ड के बाद जैसे तुमने देखा था यहाँ पे 4 R ग्रुप होंगे, अगर ये चारों CH3 है तो अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे होंगे, है ना? 12 अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं। यहाँ पे अगर R में CH3 माने तो 9 होंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। बताओ। लास्ट के 2 क्वेश्चन। स्टेबिलिटी। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला पहले तो चारों के तुम हाँ, second डायग्राम बना वाला। लो। ओके, इसी रहेगा। पेंट 1 इन का मतलब है 1 2 3 4 5, पहले पे ही डबल बॉन्ड है, तो इसमें अगर तुम देखोगे स्टेबिलिटी का तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये वाले। ठीक है। दूसरा सिस और ट्रांस में से तो ट्रांस ही होगा। 2 मेथाइल ब्यूटीन की बात करें, 1 2 3 4, 2 के ऊपर मेथाइल है, तो यहाँ पे कितने होंगे? 9। तो 2 मेथाइल ब्यूटीन का तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं, 9। और अगर पेंटीन की बात करें 1 2 3 4 5 और 2 पे पेंटीन है, तो इसका तो मतलब ये है ना कि यहाँ पे अ, अगर देखें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये होंगे और 3 ये 5, है ना पेंटीन में। तो सबसे ज्यादा मेथाइल 2 मेथाइल ब्यूटीन, उसके बाद ट्रांस, उसके बाद सिस, उसके बाद 1 पेंटीन। बताओ। और इसमें भी एल्कीन पूछा कौन सा स्टेबल है। ये एल्कीन देखोगे यहाँ पे CH3 है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये एल्कीन देखोगे, इसके बाद ये कार्बन है और कार्बन पे सारे हाइड्रोजन लग गए तो 0 है। ये एल्कीन है, यहाँ पे 2 लगे हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन है और ये है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बताओ हाँ या ना। हाँ। तो आज जो जो आज हमने पढ़ा उसमें बेसिकली हम अल्फा हाइड्रोजन ही तो देख रहे हैं हर जगह। हाँ। बस। तो और वाले जो एप्लीकेशन पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आज हम खत्म कर देंगे, एक और केमिस्ट्री की क्लास होगी क्योंकि केमिस्ट्री हमारा पीछे चल रहा है। एनायन भी हो जाएगा। एनायन के बाद फ्री रेडिकल और डिसोसिएशन एनर्जी के साथ लिंक है। कोशिश करेंगे हम ये पूरा GOC ही खत्म हो जाए। 14 और बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ हम कर भी आज सकें काफी। हाँ, ट्राई तो करेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत बच जाए आज रात को। ठीक है। ओके Got it? सर। हाँ, समझ में आया ना अच्छे से? ओके सर। हाँ सर। अरे डाउट हो तो पूछना, लेकिन अभी इसको रिवाइज करना वरना कुछ भी वो नहीं होगा।